Good morning, students. So far, we have studied about assessment, its characteristics, and its importance. Assessment mean आकलन. हम हिंदी में कहते हैं क्या? आकलन. आकलन की परिभाषाएं, आकलन का अर्थ, आकलन की परिभाषाएं, आकलन का महत्व और आकलन की विशेषताएं हम कर चुके हैं. आज हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट मीन आकलन. हालांकि मैंने नीचे मूल्यांकन लिखा हुआ होगा कहीं पर, तो मूल्यांकन उसी का एक पार्ट है. यदि हम बात करें तो एट फर्स्ट सबसे छोटे की बात करें तो टेस्ट हो गया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 चैप्टर. उसके बाद आता है एग्जामिनेशन, जैसे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, या फिर बीच में जो आपके यूनिट के होते हैं. एग्जामिनेशन के बाद फिर आएगा आपका असेसमेंट एंड लास्टली इट इज द इवैल्यूएशन. ऑलरेडी आई हैव स्पोकन दैट इवैल्यूएशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव. तो आकलन इत्यादि सब उसके अंतर्गत ही आएंगे. तो डोंट गेट कंफ्यूज. असेसमेंट मीन आकलन. जहां इवैल्यूएशन लिखा होगा तो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ, वह मूल्यांकन होगा. क्या होगा? मूल्यांकन. मूल्यांकन के प्रकार. तो मूल्यांकन में भी हम उसको एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, आकलन का वर्गीकरण. तो देन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. It is the need that gave rise to increasing demand of innovative and engaging assessment methods. Assessments that are designed rightly to encourage active participation of the learners with an innovative and engaging delivery are the need of the hour. Some of the most innovative and evolving forms of assessments are the first one. Describe to be. तो यदि हम बात करें आकलन की, हर जगह कहीं पर भी देखें तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होता जा रहा है. देन व्हाई नॉट इन एजुकेशन? यदि हम शिक्षा में नवीनीकरण लाना चाहते हैं, वी हैव टू डू सम ऑफ द मॉडिफिकेशन इन एजुकेशन सिस्टम, देन इन इवैल्यूएशन सिस्टम. यदि हम जो है पढ़ाई में, अध्ययन में तकनीक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. वी विल बी कॉल्ड एज ऑब्सोलीट. प्रचलन से बाहर जिसे कहते हैं. कोई भी टीचर या जब तक जो है नई पद्धति का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वह ऑब्सोलीट या प्रचलन से बाहर कहलाएगा. सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी हैव टू यूज मॉडर्न डिवाइसेस, द डिवाइसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी. और वही है आपके इवैल्यूएशन में. पहले जब आप एग्जाम देते थे तब आप एक एक क्वेश्चन की चेकिंग होती थी, एक एक क्वेश्चन रीड किया जाता था. उसके बाद फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिर उसके बाद OMR. सो इट इज द नीड ऑफ द टाइम. समय की मांग है कि शिक्षा में भी नई पद्धतियों का प्रचलन किया जाए. वी हैव टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड इन इवैल्यूएशन ऑल्सो. क्योंकि सही आकलन तभी होगा जब हम टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे. यदि हम बात करते हैं तो आकलन के प्रकारों में, तो यहाँ पर मैं पहले आपको 4 तरह के आकलन दे रहा हूँ. There are the 4 types of evaluation. The first one is the peer assessment. हिंदी में कहते हैं समकक्ष मूल्यांकन. Second, self assessment. Peer assessment. Assessments conducted between peers would unfold scope for reflection, critical thinking, self-awareness, and provide insight on several other things. It fosters a healthy competition, thereby enabling the participating students to learn from each other. समकक्ष, peer, that means जब आप बीएड के स्टूडेंट हो तो बीएड के स्टूडेंट आपस में एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं. When the same class, the student of the same class doing assessment, that is known as the peer assessment. ये बहुत अच्छा होता है. ये आपस में कंपटीशन के लिए रहता है, नॉट द रिवलरी, द्वेष की भावना से नहीं,
बल्कि आगे बढ़ने की भावना से कि अरे उसके तो इतने नंबर आ गए, या उसने तो ये अच्छा काम किया, she participated in that competition and awarded, then these all comes, ये सारे के सारे आपके peer assessment में आएंगे। और ये सबसे अच्छा असेसमेंट है आपस में अपनी योग्यता को निखारने के लिए। when you reflect yourself, this assessment is best। सेकंड है आपका self-assessment. आत्म मूल्यांकन। The rising popularity of self-assessment is due to multiple benefits it has to offer. Besides keeping the results private, it also has a more sturdy impact on student who takes the assessment. आत्म मूल्यांकन, हम सब अपना अपना मूल्यांकन करते हैं। क्या मूल्यांकन करते हैं? हम कहाँ पर हैं, हम कैसे हैं, हमें कितना आता है, हमने अपना क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है, what is our way of talking, what is our way of behavior, and what etiquettes we have, क्या हमारा शिष्टाचार है, हम कैसे बातें करते हैं, किस तरह से अपना काम करते हैं, और हम में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर करें। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन। इसके बाद तीसरा आता आपका Group assessment. समूह मूल्यांकन। Assessments conducted in groups, encouraging students to actively participate and prove their smarts. It also promotes awareness of both the right outcomes and options that can lead to the wrong results. Don't get confused, the first and third one the same। फर्स्ट वन peer assessment, थर्ड is the group assessment। दोनों को एक समान मत समझना। peer means समकक्ष मूल्यांकन, when the person of the same group, same class, when the student of the same class are doing assessment, that is the peer assessment। ग्रुप असेसमेंट जब है समूह का मूल्यांकन, एक समूह में, वह मूल्यांकन है जो हमें पार्टिसिपेट करता है, क्या मौका देता है कि अपने आप को इम्प्रूव करें। It also promotes awareness of both the right outcomes and options that can lead to wrong results। कोई गलत परिणाम है या हमने जो कुछ किया है उसका जो है दुष्परिणाम है, उसके लिए भी हमें ये अवगत कराता है। And the last and fourth one is Technology-based assessments. प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन। It is the need of time when technology is the only resort for smoother operations of several day-to-day activities. Technology-based assessments can upskill students. Besides offering a heuristic preparation, it also promotes plagiarism-free assessment. That is the futuristic preparation। Futuristic means भविष्य के लिए जो तैयारी करते हैं। Already I have spoken that कि शिक्षा में भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज, नवाचार का यूज, नवाचार का प्रयोग करना, तो इसलिए मूल्यांकन में भी जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे अभी ऑनलाइन आप एग्जाम दे देते हो, या कभी जो है ऑनलाइन अपना जो क्वेश्चन भरते रहते हो, उसके बाद जो है आपको पता लगता है कितने मार्क्स आए, क्या है, और साथ में उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग की जानकारी, हाउ टू यूज, हाउ टू एसेस, तो ये जो है दिस इज नोन एज द प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन। Then based on this one, there are the four type of the assessment। ठीक है, पहला है आपका peer assessment, समकक्ष आकलन जिसे कहेंगे, मूल्यांकन की जगह आकलन कर सकते हो, ठीक है, समकक्ष आकलन। दूसरा सेल्फ असेसमेंट, आत्म आकलन। थर्ड इज ग्रुप असेसमेंट, समूह आकलन। एंड द फोर्थ इज द टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट या प्रौद्योगिकी आधारित मूल्यांकन आकलन। Ultimately, giving a thought to the purpose, content, and effective method of assessment is a productive use। हमारे आकलन का क्या उद्देश्य, क्या पर्पज है, और उसका कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है, और उसके लिए हम कौन सी अच्छी सी मेथड का प्रयोग करें, अच्छे विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसको सोचना, इसके बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। Ascertaining that the right skill and knowledge is being assessed can give way to new and fruitful method of assessment। इस तरह से हम देखते हैं कि नई कुशलता का प्रयोग करें, नए ज्ञान के लिए हमें एक क्या देता है, ये एक असेसमेंट का, आकलन का सही तरीका देता है। Not only can this replace the obsolete and non-productive ways of assessing students, but also can invent more efficient methods। हाँ,
आकलन के आधार पर क्या, यह केवल पुरानी हमारी जो अप्रचलित हो गई उन पद्धतियों को दूर नहीं करता, और साथ में क्या करता है कि एफिशिएंट में कुशल तरीके से ढूंढता है। इसके लिए आकलन के लिए क्या ढूंढना, हमें अच्छे नए नए तरीकों का ढूंढना चाहिए आकलन के लिए, कि किस तरह से हम असेसमेंट करें, किस तरह से हम आकलन करें। तो आकलन को अगर हम देखें तो असेसमेंट के तरीकों पर जो है कि कौन किस के लिए है, तो उस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है इसका आकलन का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट इज बेस्ड ऑन, पहला है आपका पर्पस। पर्पस मीन उद्देश्य। यदि हम उद्देश्य के हिसाब से देखें तो आपके 4 तरह का आपका, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट: प्रोग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। ठीक है, प्रोग्नोस्टिक पहले से जानकारी लेना क्या आता है क्या नहीं आता है। फॉर्मेटिव, जब कोई काम चल रहा है उसके बीच में जो है आकलन करना, संरचनात्मक आकलन कहते हैं। डायग्नोस्टिक, नैदानिक, दोनों में अंतर है प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक में पहले हमने जानकारी लेना है कि क्या कमी है, डायग्नोस्टिक मीन उन कमियों को कैसे हम दूर करेंगे। समेटिव और योगात्मक मूल्य। सेकंड इज स्कोप। यदि हम क्षेत्र के हिसाब से देखें, क्षेत्र स्कोप कितना विस्तार है उसके हिसाब से देखें तो 2 तरह के टेस्ट हैं, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट जब आप बच्चों की कक्षा में एग्जाम लेते हो वो टीचर मेड टेस्ट कहलाता है। और जब किसी रिसर्चर ने, किसी शोधकर्ता ने उसको बनाया है, किसी विद्वान ने उसको बनाया है और उसके नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी ये सब तय की है, तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। थर्ड है आपका एट्रीब्यूट मेजर। एट्रीब्यूट मीन गुणों को नापने के, पहला था उद्देश्य, दूसरा था क्षेत्र, तीसरा है गुण। अगर हमने किसी के गुणों को देखना है कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं और कहाँ तक उनका विस्तार है, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो 3 तरह का टेस्ट है, 3 तरह का आकलन है, दैट इज नोन एज अचीवमेंट टेस्ट। ये आप बच्चों के लिए बनाते हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट इन साइंस, अचीवमेंट टेस्ट इन मैथ, अचीवमेंट टेस्ट इन सोशल स्टडीज। तो सब्जेक्ट का जो है कि उस सब्जेक्ट में उस बच्चे ने कितना अचीव किया है। दूसरा उसका एटीट्यूड जानने के लिए, और उसके बाद एप्टीट्यूड कि वो क्या बनेगा। तो ये 3 तरह का हो गया एट्रीब्यूट मेजर। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि हम सूचना के आधार पर देखेंगे क्या हमें जो है सूचनाएं मिल रही हैं, क्या हमने सूचना का मापन करना है, तो उसके लिए आपके 2 तरह के आकलन, वह है आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन मात्रात्मक, क्वालिटेटिव मीन गुणात्मक। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5वां मोड ऑफ रिस्पॉन्स। यदि हमने उत्तर देना है, रेस्पॉन्स देना है, ठीक है, स्टिमुलस का रेस्पॉन्स मिलता है, तो उसके लिए जो आपका ओरल एंड रिटन, ओरल मीन मौखिक आकलन या फिर रिटन लिखित आकलन, सिलेक्शन चयन जिसे कहते हैं, एंड सप्लाई। और छठा है हमारा नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन। यदि हम व्याख्या के आधार पर देखें, एनालिसिस विश्लेषण होता है, इंटरप्रिटेशन व्याख्या होती है। तो उसके आधार पर 2 तरह के हैं आपके, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म्स, जिन नॉर्म्स के हिसाब से हमने वो इवैल्यूएशन बनाया होता है या उस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है या हमने चेक करना है। और क्राइटेरियन, जिन क्राइटेरिया पर हम उसको चेक करेंगे। मानदंड, ठीक है, संदर्भित आकलन। और यदि हम कॉन्टेक्स्ट, 7वां है कॉन्टेक्स्ट या विषय वस्तु के हिसाब से देखें, तो विषय वस्तु के हिसाब से हम 2 तरह से आकलन कर सकते हैं। वह 2 तरह का है, दैट इज नोन एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट जब आपके जो एग्जामिनेशन देते हो, तो उससे पहले कॉलेज में बीएड की परीक्षा की बात कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी ने 20 मार्क्स दिए हैं कि बच्चे ने साल भर क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कैसे किया, क्या वह उसका सही है, तो 20 में से वो मार्क्स, दैट इज इंटरनल। उसके बाद आप थ्योरी पेपर देते हो 80 मार्क्स का, दैट इज द एक्सटर्नल। तो इस तरह से द क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट इज डन इन 7 तरीके। उन 7 तरीकों का नाम एक बार मैडम बता रही है दोबारा। फर्स्ट पर्पस, उद्देश्य,
second scope, क्षेत्र, third attribute measure, that is गुण, fourth nature of information, सूचना की प्रकृति, fifth mode of response, उत्तर का मोड, sixth nature of interpretation, व्याख्या के आधार पर या seventh प्रवृत्ति context. और अगला विषय वस्तु। तो ये जो है आपके 7 टाइप्स। अब मेनली व्हेन वी गो इन एजुकेशनल असेसमेंट, जब हम शैक्षिक आकलन की बात करते हैं तो शैक्षिक आकलन में जनरली दो आते हैं, दो तरह के आकलन हैं। दोज आर कॉल्ड एज द Formative assessment, संरचनात्मक मूल्यांकन second summative assessment. और योगात्मक मूल्यांकन। I think that it is one of the most important question on based on examination purpose of view. Examination purpose से ये important है कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। यदि असेसमेंट आए तब भी यही से कर सकते हो आप। और मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, यह कौन कौन है, तो जनरली आप इसमें इन दोनों का उल्लेख करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। नाउ वी गो फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट। Assessment for learning happens while learning is still underway. Formative assessment should be conducted continuously throughout the course. It is used to improve instruction and learning and to keep both students and teachers aware of the course objectives and the students' progress in achieving those objectives. यदि हम जो क्लास में रहते हैं तो क्लास में हम बच्चे से कहते हैं कि पेन ऐसे पकड़ना है, आपकी राइटिंग ये ऐसे ठीक होगी, इस तरह से बैठना है, ठीक है, कॉपी को इस तरह से पकड़ना है, बुक को हाथ में पकड़ना है या कैसे रखना है। तो इससे जो है क्या, दीज ऑल इंक्लूड द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कि बच्चे में उसके व्यवहार में इससे परिवर्तन आता जाता है। तो यही आपका संरचनात्मक मूल्यांकन है जो निरंतर चलता रहता है कक्षा में, ठीक है। क्योंकि आई एम टॉकिंग हियर एजुकेशनल असेसमेंट। द प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इम्प्रूव लर्निंग, नॉट मेयरली टू ऑडिट इट। तो प्राइमरी फंक्शन, जो मुख्य पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, ये नहीं है कि बच्चे कितने नंबर आए, ऑडिट करना नहीं, बल्कि जो है बच्चे के अधिगम में कितना सुधार हुआ है, कितना इंप्रूव हुआ है इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड। It is an assessment for learning rather than an assessment of learning. Formative assessment provides feedback and information during the instructional process while learning is taking place and while learning is occurring. ठीक है, तो already we have discussed what is assessment for learning and assessment of learning. Then formative evaluation is assessment for learning. It is not of learning. और इससे हमें पता चल जाता है कि जब इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस चल रही है या क्लास में हम अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या जो है इंफॉर्मेशन जारी है और किस तरह से बच्चों में उसका प्रभाव हो रहा है और किस तरह से वो उसको सीख रहे हैं और किस तरह से उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो कब, जबकि लर्निंग चल रही, ठीक है, अलग से कोई टेस्ट या एग्जाम नहीं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। A primary focus of formative assessment is to identify areas that may need improvement. Yes, उसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य फोकस होता है कि इम्प्रूवमेंट, सुधार, क्या सुधार। तो उसके लिए क्या क्या है, Conducted throughout teaching and learning to diagnose students' needs. हाँ, स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं के आधार पर यह लर्निंग और टीचिंग के दौरान बराबर चलता रहता है कि बच्चों की नीड क्या है, इसको डायग्नोस करने की, इसका निदान करने। Second, plan the next steps in instruction. अगला इंस्ट्रक्शन का क्या स्टेप होगा, इसकी योजना बनानी। Third, provide students with feedback they can use to improve the quality of their work. बच्चे अपने क्वालिटी, अपने काम में गुणवत्ता लाएं, तो उसके लिए फीडबैक। Fourth, help students see and feel how they are in control of their journey to success. अपनी सफलता में बच्चे किस तरह से देख सकते हैं। Next, assessment of pupil during instruction. इंस्ट्रक्शन के दौरान ही जो है, पढ़ाई के दौरान ही यह असेसमेंट चल रहा होता है। Six, at the end of the unit, students are given tests and weakness are diagnosed. और जब उसके बाद एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है, हम टेस्ट देते हैं और जिसके कारण बच्चों का जो है डायग्नोस हो जाता है कि क्या कमी रह गई है। Seventh, it provides feedback regarding the students' performance in attaining instructional objectives. हमारे जो निर्देशनात्मक उद्देश्य हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, किसी चीज को पढ़ाने के लिए, कक्षा में देने के लिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।
तो यह फीडबैक देता है कि हमारे जो हमने उद्देश्य बनाए थे वह उद्देश्य कहाँ तक हमारी उद्देश्यों के कहाँ तक हमारी पूर्ति हुई। Next, it identifies learning errors that needed to be corrected and it provides information. सीखने में कहाँ गलती रह गई है, कहाँ कमी रह गई है, इसके लिए फीडबैक मिलता है और उसके लिए जो है फिर और अच्छे और ज्यादा कुशल इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाए। Next, this is done during the instructional process. इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान ये चलता रहता है। Next, assessment should aim at the objectives of the instructional process. जो हमारे इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है उसके उद्देश्यों के आधार पर होता है। It must modify the process if needed before the completion. पूर्ण होने से पहले यदि आवश्यकता पड़े तो उसको हम मॉडिफाई या सुधार करने के लिए यह होता है। नाउ टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इसके बारे में हम फिर अगले दिन करेंगे। आज सिर्फ इतना ही कि असेसमेंट के टाइप कितने हैं और किस तरह से उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया है, और एजुकेशनल असेसमेंट में दो मुख्य तरह के असेसमेंट कौन हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव, और उसकी विशेषताएं। तो टाइप्स में हम देखेंगे तो वन बाय वन, इसके लिए फिर हम आगे चलेंगे। तो इट्स एनफ फॉर दिस डे, आई थिंक दैट। तो यदि आगे चलाना है तो यू कैन टेल मी, अदरवाइज इट्स एनफ फॉर दिस डे।